हेलो दोस्तों। आज सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा। बहुत लंबा गैप के बाद ये वीडियो आ रहा है। लगभग 9-10 दिनों का गैप हो गया। इस गैप के होने का कारण था मदर का सर्जरी हुआ था, तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मदर वाली कंप्लीट करने के बाद सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के साथ है। जैसा कि मैंने कहा था, इस ब्लॉग को दोनों तरीके से समझना था हमें, जनरल कंसेप्ट्स भी और ब्लॉक वाइज भी। जनरल कंसेप्ट्स तो हमने समझ लिए थे, वहाँ से हमारे जो 70-80% सवाल आएंगे वो पूरे हो जाएंगे। अब 20-30% सवालों के लिए वो रिएक्शन वाले पार्ट को समझने के लिए एस ब्लॉक को ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। कोई भी चीज़ ना छूटे, इसीलिए दोनों तरीके से कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में ब्लॉक वाइज स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे अल्कली मेटल्स के साथ, और अल्कली मेटल की सबसे पहले कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में खत्म करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, प्लीज चीजों को नोट डाउन करना। किसी भी पॉइंट से सवाल आ सकता है, और देखा भी गया है काफी सारे पेपर्स में इसके सवाल देखे जाते हैं रिएक्शन वाले पार्ट से भी। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो दोस्तों, तो आइए शुरू करें एस ब्लॉक को ग्रुप वाइज पढ़ना। ग्रुप वाइज पढ़ने में सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि इस ग्रुप वाइज स्टडी को कितने पार्ट्स में पढ़ा जाएगा। एस ब्लॉक के ग्रुप वाइज स्टडी को सबसे पहले तो हम ग्रुप 1 के लिए पढ़ेंगे और फिर ग्रुप 2 के लिए। दोनों के लिए सेम ऑर्डर में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम उस ग्रुप की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी सवाल देखे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे उस ग्रुप के एलिमेंट्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमारे रिएक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हमें एक चीज का पता लगेगा कि हर एक ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ अलग है, जिसे हम स्टडी करेंगे एनोमलस बिहेवियर के अंदर। तो एनोमलस बिहेवियर स्टडी किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहीं पर ही हम डायगोनल रिलेशनशिप को भी समझ लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की रिएक्शन को भी देखेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी रिएक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है फिजिकल में भी या फिर एनालिटिकल में भी वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम पूरा ग्रुप वाइज स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम यहां पर समझेंगे वो होगा फिजिकल स्टेट। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनका फिजिकल स्टेट क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स हैं, इसकी अगर बात की जाए तो ग्रुप 1 में आप देख सकते हैं आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये एलिमेंट्स है आपके पास ग्रुप 1 के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रॉन्शियम। तो इस तरीके से आपके पास ग्रुप 1 में ये एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन को हम अलग से सेपरेट पोजीशन देते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए मैंने यहां पर ग्रुप 1 में उसे नहीं लिखा। अब इन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो लिथियम से लेकर सीजियम तक ये जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ये सभी के सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर बीसीसी स्ट्रक्चर बना तो यहीं से आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है इनका फिजिकल स्टेट कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड में इनका कलर कैसा होगा, क्योंकि सवाल कलर पे भी पूछ सकता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो अगर मैं कलर की बात करूं तो इन सभी सॉलिड का जो कलर होगा, इन सभी सॉलिड का कलर होता है व्हाइट कलर का। ये सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बीसीसी की फॉर्म में। अब इसमें अगर मैं यहां पर फ्रॉन्शियम की बात करूं तो फ्रॉन्शियम रेडियो एक्टिव है
और ये जो फ्रॉन्शियम है ये आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से ज्यादातर केसेस में हम फ्रॉन्शियम को स्टडी नहीं करते, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। हम यहां पर स्टडी करेंगे केवल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, तो हम सीजियम तक अपनी स्टडी को फोकस करेंगे, फ्रॉन्शियम को इतना स्टडी हम नहीं करने वाले। अब ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में एक चीज को देखा गया कि इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के अगर हाइड्रोक्साइड बनाए जाए, इन सभी के हाइड्रोक्साइड के लिए एक जनरल फॉर्मूला होगा MOH। इन सभी के अगर हाइड्रोक्साइड बनाए जाए तो ये हाइड्रोक्साइड, सभी के सभी हाइड्रोक्साइड जो बने वो वाटर सॉल्युबल बेस का काम कर रहे थे। पानी में ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या थे? सॉल्युबल थे और बिहेव किस तरह से कर रहे थे? बेस की तरह। और जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनके लिए हम एक टर्म को यूज करते हैं जो टर्म होती है एल्कली। साथ ही साथ जब इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखा गया तो इनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे क्या थे? मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां पर इनका नेचर कैसा था? ये वाटर सॉल्युबल बेस थे, इसीलिए ये एल्कली है, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं? मेटल्स की तरह। इसीलिए ग्रुप 1 को हमने नाम क्या दे दिया? एल्कली मेटल्स। एल्कली क्यों आया? क्योंकि वाटर सॉल्युबल ये बेस बना रहे थे। तो यहां से हमें इसकी फिजिकल स्टेट का पता लग गया, और फिजिकल स्टेट में भी सवाल आ सकता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, BCC टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी इसके फिजिकल स्टेट की मिलती है। फिजिकल स्टेट को समझने के बाद अब बात करते हैं सॉफ्टनेस की। सॉफ्टनेस का ऑर्डर क्या होगा ग्रुप 1 में? सॉफ्टनेस को समझने के लिए आपको क्या समझना है कि ग्रुप 1 के जो ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में जो एटम्स होंगे, इन एटम्स की आपस की बॉन्डिंग को समझना है। बॉन्डिंग और सॉफ्टनेस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करती है। जितना बॉन्डिंग वीक होगा एटम्स के बीच, जितना बॉन्डिंग जो है वो वीक होगा, उतना ही वो एलिमेंट क्या रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। तो सॉफ्टनेस और बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें सिर्फ बॉन्डिंग को देखना है। अब मैं अगर ग्रुप 1 की बॉन्डिंग की बात करूं तो ग्रुप 1 में हमारे पास थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन सभी की अगर बॉन्डिंग की बात करें तो ये सभी क्या करते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से मैं आपको ये समझा देता हूं। एक्चुअल में क्या है कि सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो ये सभी के सभी मेटल्स क्या करेंगे? ये सभी एलिमेंट्स लिथियम प्लस, जैसे लिथियम का यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये लिथियम प्लस की फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि ये मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत हाई है। तो ये लिथियम जो होगा वो लिथियम प्लस की फॉर्म में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसी तरीके से जो बगल वाला लिथियम होगा वो भी यही काम करेगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस फॉर्म में जाएगा? लिथियम प्लस की फॉर्म में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया लिथियम ने, ये इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, और लिथियम ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और मेटल कैटायन ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह की बॉन्डिंग जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की मदद से दो मेटल कैटायन आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। तो सभी के सभी एल्कली मेटल क्या करते हैं? ये मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग लिथियम में जैसे देखा, वैसे ही मेटालिक बॉन्डिंग आपको कहां पर नजर आएगी? सीजियम के केस में। अगर सीजियम की मेटालिक बॉन्डिंग की बात करें तो सीजियम के केस में जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी उसमें बस एक डिफरेंस ये होगा कि लिथियम प्लस का साइज तो बहुत छोटा था, लेकिन सीजियम प्लस का साइज बहुत बड़ा होगा। और साइज अगर बहुत बड़ा होगा तो यहां पर जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और मेटल कैटायन के बीच, ये जो दूरी है इलेक्ट्रॉन और मेटल कैटायन के बीच, ये दूरी बढ़ जाएगी। क्यों दूरी बढ़ गई? क्योंकि सीजियम का जो साइज है वो लिथियम से बहुत बड़ा है। तो यहां पर
जो इलेक्ट्रॉन और सीजियम प्लस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या न्यूक्लियर चार्ज है, इसके बीच की भी दूरी बढ़ गई। और अगर दो चार्जेस के बीच दूरी बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक हो जाती है। तो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया गया, जैसे ही हम ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है उसका स्ट्रेंथ कम होता रहता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो हम जानते हैं बॉन्डिंग जितना वीक उतनी सॉफ्टनेस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वीक मेटालिक बॉन्डिंग थी सीजियम में ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, तो ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा। सबसे कम सॉफ्ट कौन होगा, सबसे कम सॉफ्ट होगा लिथियम। क्यों, क्योंकि लिथियम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है। यहां पर जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका छोटा साइज होता है, इस वजह से यहां पर जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो यहां से हमें डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस की बात समझ में आती है। अब डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस से ही रिलेट करें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आप यहां से समझ सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना स्ट्रॉन्ग एटम्स के बीच बॉन्ड होगा उतना स्टेबल लैटिस बनेगा, और जितना स्टेबल लैटिस होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये जनरल कंसेप्ट में हमने सीख लिया था, जितना स्टेबल लैटिस होता है उतना मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में बॉन्डिंग पर डिपेंड करने वाला है, दो एटम्स किस बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। और बॉन्डिंग को अभी अभी हमने देखा कि बॉन्डिंग की अगर बात करें, मेटालिक बॉन्डिंग के अगर ऑर्डर को देखें तो मेटालिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस केस में थी, लिथियम के केस में। और सबसे वीक मेटालिक बॉन्डिंग आपने अभी अभी देखी किस केस में थी, सीजियम के केस में। और मेटालिक बॉन्डिंग वीक होने की वजह से जो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग वीक है, एटम्स बहुत वीक फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मेल्ट कराना बहुत आसान होगा। जबकि लिथियम के केस में आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा लिथियम को मेल्ट कराने के लिए। लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नियर अबाउट क्या होता है, 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी वैल्यू होती है। जबकि सीजियम की अगर बात करें तो सीजियम के लिए टेम्परेचर हो जाता है 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो सीजियम जो है उसे तो मेल्ट कराना बहुत आसान हो गया। क्यों आसान है, बिकॉज यहाँ पर बॉन्डिंग वीक है। इसी चीज को आप अगर चाहें तो टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं। टेबल की फॉर्म में अगर देखें तो लिथियम का सबसे ज्यादा है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रिबीडियम, फिर सीजियम। सीजियम का देखें तो 29 के आसपास, 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये आपको मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है एग्जैक्टली सेम ही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा एल्कली मेटल्स के केस में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी आपने देखा था किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है एग्जैक्टली सिमिलर ही किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमें समझना है डेंसिटी और साइज। डेंसिटी और साइज में एक साथ क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि डेंसिटी जो है वो एक्चुअल में साइज पर ही डिपेंड करने वाली है। तो अगर हम साइज का फैक्टर समझ गए तो वहां से ही हम डेंसिटी को भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले साइज के फैक्टर की अगर यहां पर बात करें तो आप लोग जानते हैं किसी भी ग्रुप में, जैसे ग्रुप 1 की अगर बात करें तो ग्रुप 1 में अगर डाउन द ग्रुप जाएं, लिथियम से सीजियम की तरफ जाएं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होने की वजह से आप लोग जानते हैं यहां पर जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज कह लो या आयनिक साइज कह लो, क्योंकि दोनों ही रेडियाई यहां पर, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई हो चाहे वो आयनिक रेडियाई हो, दोनों ही रेडियाई क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा साइज होगा सीजियम का, और सबसे छोटा साइज किसका होने वाला है, लिथियम का। अब इस साइज के ऑर्डर के हिसाब से हम क्या करेंगे, डेंसिटी के ऑर्डर को भी समझने का ट्राई करेंगे। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, और ये जो डेंसिटी होती है वो एक्चुअल में बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के।
वॉल्यूम से मेरा मतलब होगा यहाँ पर साइज, क्योंकि साइज बढ़ने का मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम का इंक्रीज होना। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब अगर मैं डेंसिटी का ऑर्डर देखूं ग्रुप 1 के लिए, तो ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं जब हम, तो पहली चीज हमने साइज के फैक्टर में देखी, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हुआ, साइज बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल बढ़े, नंबर ऑफ सबशेल बढ़ने से साइज बढ़ा, और साइज के बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा चीज अगर हम यहां पर देखें तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम से जब हम सोडियम की तरफ गए तो सोडियम में हमने देखा कि 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन। फिर हम सोडियम से पोटेशियम गए तो 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन। जबकि हम आगे जाएं, पोटेशियम से रुबिडियम की तरफ जाएं, तो यहां पर हमें पता है सडनली क्या होगा, 37 प्रोटॉन होंगे और 37 क्या हो जाएंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर देखें तो लिथियम से सोडियम गए तो इंक्रीज हुआ 8 प्रोटॉन मास का, सोडियम से पोटेशियम गए फिर से 8 प्रोटॉन मास का इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रॉन को कंसीडर यहां पर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। फिर हम यहां पर पोटेशियम से जब रुबिडियम गए तो 18 प्रोटॉन का मास इंक्रीज हुआ। फिर रुबिडियम से सीजियम जाएंगे तो फिर से क्या होगा, 18 प्रोटॉन मास इंक्रीज होगा। ये मैजिक नंबर से भी आप लोगों ने याद कर रखा होगा, 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर से भी हम देखते हैं। तो अगर मैजिक नंबर से अगर यहां पर देखें तो इनिशियली फर्स्ट से सेकंड पीरियड की तरफ जाएं तो 2 प्रोटॉन का इंक्रीज है, 2 प्रोटॉन मास का इंक्रीज है। फिर सेकंड से थर्ड पीरियड की तरफ जाएं तो 8 प्रोटॉन मास का इंक्रीज है। फिर नेक्स्ट अगर देखें फिर से 8, लेकिन उसके बाद अगर जंप करें तो 18 प्रोटॉन मास का इंक्रीज है। तो यहां पर मैजिक नंबर के हिसाब से अगर देखें तो जो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं जब हम, तो मास का इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ रहा है। ये मैजिक नंबर से आप देख सकते हैं। और डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़े, मास भी बढ़े, लेकिन मास ज्यादा बढ़े, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हमारी डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करती है। डेंसिटी का अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में बस एक डिफरेंस आ जाता है। ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे कम डेंसिटी लिथियम की, इसके बाद आना तो सोडियम को चाहिए था, लेकिन इसके बाद डेंसिटी आती है पोटेशियम की, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। अभी भी ऑर्डर डाउन द ग्रुप है, बस एक पोजीशन में चेंज आ गया, पोटेशियम और सोडियम की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गए। अब डेंसिटी में ये एनोमली कैसे आई, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम कैसे हो गई, इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना होगा। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, जबकि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन करें तो लिथियम में 1s2 है, सोडियम में भी 1s2 है। लिथियम के वैलेंस s में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी वैलेंस s में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम और सोडियम में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये केवल इन 8 इलेक्ट्रॉन का, और जितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उतने ही प्रोटॉन भी आए होंगे। अब सोडियम से जब हम पोटेशियम की तरफ जाते हैं, सोडियम से जब हम पोटेशियम की तरफ जाएंगे तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास पोटेशियम का। अब पोटेशियम और सोडियम का कंपैरिजन करें तो सोडियम में 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, ये 3 चीजें हैं। उसके अलावा वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल के अंदर, तो 4s में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जैसे यहां पर 3s में था। दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इन 8 इलेक्ट्रॉन का।
यहां पर भी देखें तो लिथियम से सोडियम तक जाने में 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, फिर सोडियम से पोटेशियम जब गए फिर से 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, और जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी ऐड होते हैं। ये बात आप लोग जानते ही हैं। अब यहां पर अगर देखें तो सोडियम वाले केस में जो यहां पर सबशेल ऐड हुआ था उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, और वो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड भी हुए लिथियम से सोडियम जाते हुए। लेकिन जब हम सोडियम से पोटेशियम की तरफ आए तो इस सबशेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन ऐड कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो मास का इंक्रीज हुआ वो तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन की वजह से हुआ, लेकिन वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ वो डी के आने की वजह से वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा, साइज में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन मास में उतना इंक्रीज नहीं हुआ। मास को अगर इंक्रीज होना था सिग्निफिकेंटली तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था? 18 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहां पर जब हम पोटेशियम और सोडियम का कंपैरिजन करते हैं तो सोडियम से पोटेशियम जाते हुए साइज का जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मास का जो इंक्रीज होता है वो उतना कंसीडरेबल नहीं हो पाता। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम की अगर बात करें तो पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है सोडियम के कंपैरिजन में। इसी चीज को यहां पर मैंने ग्राफ की टर्म्स में भी दिखाया है। आप यहां पर देख सकते हैं डेंसिटी लिथियम का सबसे कम, उसके बाद आप देखेंगे पोटेशियम का डेंसिटी है, फिर आएगा सोडियम, फिर रुबीडियम, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किस केस में है? सीजियम, क्योंकि सीजियम का जो मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उतना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाए। तो यहां पर डेंसिटी के ऑर्डर में ये पोटेशियम और सोडियम का कंपैरिजन याद रखना, इस पर सवाल अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि यहां पर नॉर्मल ऑर्डर नहीं आया, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या था? रीजन भी मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में हम क्या करते हैं? एक एटम लिया हमने, मान लो ग्रुप 1 का एटम है, ग्रुप 1 के एटम में सेंटर पे होगा न्यूक्लियस और बाहर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव कराना है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस एटम का न्यूक्लियस कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कराना है तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हम ये एनर्जी दे रहे हैं तो इसका वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम रिमूव कराएंगे किसी भी मेटल एटम से, तो ये मेटल एटम पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ग्रो होगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो एज इट इज हमने शो किया। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी हमने दी, जो एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, दैट इज आवर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को अगर पर मोल के हिसाब से देखते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल में भी हम स्टडी करते हैं। तो अब यहां से ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, एक्चुअल में इस आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये न्यूक्लियस कितना स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठा है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस का, ये बात डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्टेड है तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। तो एक्चुअल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो Z इफेक्टिव होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका साइज जितना कम उसका Z इफेक्टिव उतना ज्यादा, और Z इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो यहां से अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा साइज है लिथियम का,
तो यहां पर Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव ज्यादा तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? सीजियम का। क्यों सबसे कम है? क्योंकि यहां पर सीजियम का Z इफेक्टिव सबसे कम होता है, इसीलिए इसका साइज सबसे ज्यादा है। तो यहां पर अगर लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करें तो आप ये कहेंगे कि लिथियम से सीजियम जाते हुए साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं फ्रांशियम को भी जोड़ दूं, तो फ्रांशियम को अगर आप यहां पर जोड़े तो सीजियम से जब फ्रांशियम की तरफ मूव करते हैं तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से यहां पर साइज घट जाता है, और साइज घटने का मतलब है Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर सीजियम और फ्रांशियम की बात करें तो सीजियम और फ्रांशियम में फ्रांशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो अगर पूरे ग्रुप 1 में मैं यहां पर कंपैरिजन करूं तो पूरे ग्रुप 1 में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट का है, तो वो एलिमेंट कौन सा है? सीजियम। क्योंकि सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से डोनेट कर देता है। इसीलिए सीजियम को हम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ये जो सीजियम है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। इसके अलावा थोड़ा सा और अगर मैं यहां पर इंफॉर्मेशन दूं, तो पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इन तीनों का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। जो सनलाइट है, सनलाइट में प्रेजेंट जो फोटॉन्स हैं, वो फोटॉन्स की एनर्जी ही काफी होती है पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम को आयनाइज करने के लिए। इसीलिए हम पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के केस में देखते हैं कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये तीनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं? सोलर सेल्स में या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इन्हें यूज भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर समझते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को। सबसे पहले तो ये समझेंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद समझेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। हाइड्रेशन एनर्जी में एक्चुअल में हम क्या करेंगे? एक्चुअल में हम यहां पर एल्कली मेटल कैटायन को, एल्कली मेटल का एक कैटायन लेंगे, M+ जनरल शो कर रहा हूं यहां पर। इस एल्कली मेटल के कैटायन को हम यहां पर ऐड कराते हैं वाटर के अंदर। जैसे ही हम एल्कली मेटल के कैटायन को वाटर के अंदर ऐड कराते हैं तो ये कैटायन वाटर के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो रहा है? बिकॉज जैसे ही ये कैटायन वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर का जो डाइपोल नेचर है, उस डाइपोल नेचर की मदद से वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन की तरफ से इस M+ को सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच आयन डाइपोल इंटरैक्शन लगेगा। इस आयन डाइपोल इंटरैक्शन की मदद से क्या होगा? ये वाटर इस M+ को डिसॉल्व कराना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर अगर देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन। और कहीं पर भी अट्रैक्शन लगता है तो वहां पर एनर्जी जरूर रिलीज होती है। कहीं पर भी अट्रैक्शन लगता है, हम बोलते हैं कि वहां पर स्टेबिलिटी आई। स्टेबिलिटी क्यों आती है? बिकॉज वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस के दौरान जब हम मेटल कैटायन को पानी में डिसॉल्व कराते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए इसका वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसका वैल्यू कितना नेगेटिव होगा, ये बात डिपेंड करेगी कितने वाटर मॉलिक्यूल इस मेटल कैटायन को सराउंड करने वाले हैं। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा।
तो अब बस मुझे ये देखना है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। जिस भी केस में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे उस केस में उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू। तो आइए अगर ग्रुप 1 में देखें तो ग्रुप 1 में हमारे पास मेटल कैटायन है लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम का कैटायन है। ये कैटायंस है हमारे पास। अब इन सभी कैटायन में अगर देखें तो लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है। लिथियम प्लस का साइज जो होगा वो सबसे छोटा होगा। अब क्योंकि लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है तो इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो यहां पर लिथियम प्लस क्या करेगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा। क्यों ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ये अट्रैक्शन लगा रहा है, बिकॉज इसका साइज छोटा है। तो न्यूक्लियस और वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। तो यहां पर ये लिथियम प्लस केवल एक लेयर बनाकर नहीं रुकेगा वाटर की, ये लिथियम प्लस क्या करेगा, और भी वाटर की यहां पर लेयर बनाएगा। और जैसे ही और लेयर्स बनने लगेगी वाटर की तो यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ने का मतलब यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जबकि सीजियम प्लस की बात करें तो सीजियम प्लस का साइज बहुत बड़ा होगा, और सीजियम प्लस का साइज बड़ा है तो अब न्यूक्लियस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और न्यूक्लियस और वाटर मॉलिक्यूल के बीच की अगर दूरी बढ़ गई तो यहां पर कम वाटर मॉलिक्यूल को ही अट्रैक्ट कर पाएगा सीजियम का न्यूक्लियस। जबकि लिथियम के केस में क्या था, बहुत सारी लेयर्स बन गई। सीजियम में लेयर्स नहीं बन पाएंगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स अगर कम रहेंगे तो यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। जबकि लिथियम प्लस के केस में यहां पर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो लिथियम प्लस का साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम प्लस की, फिर सोडियम प्लस की, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, और सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की, ड्यू टू इट्स हाई साइज। क्योंकि लिथियम यहां पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने आसपास सराउंड करा रहा है, अपने सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करा रहा है, इसीलिए लिथियम प्लस का जो साइज होता है एक्वस फॉर्म में वो सबसे बड़ा हो जाता है। लिथियम प्लस का साइज अगर एक्वस फॉर्म में देखें वो सबसे बड़ा हो जाएगा, सीजियम प्लस से भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं लिथियम प्लस का कंडक्टेंस बहुत कम होने वाला है, क्योंकि लिथियम प्लस एक्वस फॉर्म में सबसे बड़ा साइज का होगा, और अगर कोई बड़ा साइज का पार्टिकल है तो वो बहुत स्लो चलेगा, और चार्ज अगर धीरे चलेगा तो कंडक्टेंस अपने आप क्या होती है, कम हो जाती है। कंडक्टेंस के केस में हम सीजियम प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा मानते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि सीजियम प्लस के केस में कम वाटर मॉलिक्यूल्स आए, सीजियम प्लस ज्यादा तेज चलेगा, और तेज चलेगा, चार्ज तेज चलेगा तो वहां पर कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। तो कंडक्टेंस में याद रखना, कंडक्टेंस में ये ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। अभी सिर्फ मैंने यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करें तो बेसिकली ये क्या बताता है, ये बताता है ईज ऑफ ऑक्सीडेशन को, कितनी आसानी से कोई एक एटम ऑक्सीडाइज होगा, इस चीज को बताता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी आसानी से वो एटम या एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि उतनी आसानी से वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से क्या करेगा, डोनेट करा देगा। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये कौन से 3 फैक्टर हैं? सबसे पहला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पर। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, अभी देखा था हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा।
दूसरा फैक्टर की अगर बात करें तो दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिपेंड करेगा हाइड्रेशन एनर्जी पर। हाइड्रेशन एनर्जी हमने देखा था, ये वो एनर्जी है जो रिलीज होगी। कब रिलीज होगी? जब कोई मेटल कैटायन पानी में डिसॉल्व होगा, तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज आवर हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई वो मदद करेगी बाकी के मेटल एटम्स को इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने में, इलेक्ट्रॉन लूज कराने में। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है उतना ज्यादा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उतना आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई वही इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में भी मदद करने लगती है। नेक्स्ट चीज डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना एटम्स को तोड़ना मुश्किल होगा, और एटम्स को तोड़ने के बाद उनके मेटल कैटायन को बनाना फर्दर और मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए मैंने ये तीनों फैक्टर्स आपको पहले एक्सप्लेन किए। अब इन तीनों फैक्टर्स की मदद से ही हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी समझेंगे। अब इन तीनों फैक्टर्स को अगर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी हम जानते हैं, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का है और सबसे कम किसका था, सबसे कम हमारे पास यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी था सीजियम का। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी भी लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा, सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी था हमारे पास सीजियम प्लस आयन का। बॉन्ड डिसोसिएशन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में बताया था मेटालिक बॉन्डिंग लिथियम के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो लगेगी वो लिथियम में सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इन केस ऑफ सीजियम। तो अगर मैं सबसे पहले फैक्टर के हिसाब से देखूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए मुझे चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होना। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, सीजियम की। तो आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से सीजियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर मैं हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट को देखूं तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है लिथियम प्लस का, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद तीसरे फैक्टर को अगर देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली है। इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से फिर से क्या होना चाहिए, सीजियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अब इन तीनों फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आता है वो लिथियम का आता है। क्यों लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आया, क्योंकि लिथियम प्लस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और एक्सेप्शनली बहुत छोटा साइज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर यहां पर डोमिनेट कर जाता है। आयनाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन को डोमिनेट कर जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो जाता है लिथियम का। उसके बाद यहां पर नॉर्मल फैक्टर चलेगा। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, सीजियम, क्योंकि सीजियम का बॉन्ड डिसोसिएशन भी कम है और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है। तो उसके बाद आता है सीजियम। फिर सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन किसका है, रुबिडियम का। फिर कौन आएगा, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम। तो यहां पर कुछ नहीं है, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन डाउन द ग्रुप कम हो रही है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। बस एक एक्सेप्शनल केस आ गया लिथियम का। इसका कारण क्या है, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो बस लिथियम आ जाएगा, बाकी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें समझना है वो फ्लेम कलरेशन है। फ्लेम कलरेशन पे अक्सर सवाल देखे जाते हैं। फ्लेम कलरेशन में एक्चुअल में होता क्या है, जब हम एल्कली मेटल के क्लोराइड्स की, सॉल्ट्स की अगर बात करें, इन सॉल्ट्स को अगर हीट करें फ्लेम के ऊपर, तो फ्लेम का एक पर्टिकुलर कलर मिलता है हर एक एल्कली मेटल के लिए।
तो फ्लेम कलरेशन को समझने के लिए, वो कलर कैसे आया इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्लेम को ही समझना होगा। फ्लेम को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास यहां पर एक इनर रीजन है फ्लेम का, दूसरा अगर बात करें तो फ्लेम का हमारे पास एक यहां पर आउटर रीजन होता है। और हम ये मानते हैं इनर और आउटर रीजन के बीच में ही कहीं पर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है फ्लेम का। इनर रीजन की अगर बात करें तो इनर रीजन की फ्लेम को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। इनर रीजन की फ्लेम को ही बोलते हैं हम रिड्यूसिंग फ्लेम। कारण है कि यहां पर रिडक्शन होता है एक्चुअल में। और आउटर रीजन की फ्लेम को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहने का कारण है कि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इनर रीजन में रिडक्शन क्यों हुआ? इनर रीजन में रिडक्शन होने का कारण क्या है कि जब किसी बर्नर से फ्लेम निकलती है तो इनर रीजन में यहां पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो तो बहुत कम होता है इनर रीजन के अंदर, और फ्यूल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और फ्यूल का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। जबकि आउटर रीजन की अगर बात करें तो आउटर रीजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अच्छी खासी अमाउंट प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर आउटर रीजन की फ्लेम के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत हाई होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत हाई होता है और आउटर रीजन तक फ्यूल का अमाउंट बहुत कम रह जाता है। ज्यादातर फ्यूल क्या होता है, वो यहां पर वेपराइज हो चुका होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट मेनली यहां पर बचता है। और ऑक्सीजन का ऐड होना किसी एलिमेंट पर ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर एक्चुअल में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी, और ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं और इसे रिड्यूसिंग फ्लेम। अब यहां पर फ्लेम कलरेशन के दौरान हम करते क्या है, इस बात को एग्जांपल से समझो। मान लो मुझे सोडियम के लिए फ्लेम टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सोडियम का क्लोराइड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर NaCl लिया। NaCl को हम HCl के साथ मिलाकर एक पेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। HCl और NaCl को मिलाकर हम यहां पर एक पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट को हम लेकर जाते हैं एक प्लैटिनम के लूप के ऊपर। यहां पर PT सरफेस के ऊपर, प्लैटिनम लूप के ऊपर इस पेस्ट को हम रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में इस प्लैटिनम लूप को प्लेस कराएंगे। रिड्यूसिंग फ्लेम में एक्चुअल में क्या होगा, NaCl में जो सोडियम था वो Na+ की फॉर्म में था। जैसे ही रिड्यूसिंग फ्लेम में रखोगे तो यहां पर Na+ का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। और Na+ का रिडक्शन होने का मतलब क्या है, Na++ इलेक्ट्रॉन यहां पर Na रिड्यूस हो जाएगा, Na+ से कहां चला जाएगा, सोडियम की फॉर्म में। तो यहां पर एक्चुअल में अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहां पर कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी की वजह से यहां पर क्या बनता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। अपोजिट चार्जेस पास आए तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई, और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से यहां पर क्या हुआ, एक एमिशन स्पेक्ट्रा बना। इसी एमिशन स्पेक्ट्रा को जब हम देखते हैं तो इसका जो वेवलेंथ आया वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आया। और विजिबल स्पेक्ट्रम में क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रा जो था उसका वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में आया, इसीलिए हमें वहां पर एक फ्लेम का पर्टिकुलर कलर नजर आता है। अब ये कलर क्या होगा, वो हर एक अल्कली मेटल के लिए अलग होता है। जैसे लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम के लिए जो कलर आया वो क्रिम्सन रेड, ये कलर शो हुआ लिथियम के लिए। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के लिए कलर आता है गोल्डन येलो। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के लिए ये जो कलर आया वो पेल वॉयलेट। रुबिडियम की अगर बात करें तो इसके लिए जो कलर आता है वो रेड वॉयलेट या रेडिश वॉयलेट भी हम इससे बोल सकते हैं। सीजियम की अगर बात करें तो सीजियम के लिए कलर आया ब्लू। ठीक है,
तो एक कलर आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इसका सवाल आ सकता है और जनरली एस ब्लॉक के अंदर भी इसका सवाल आ सकता है। ये कलर आप लोग जरूर याद कर लेना। याद करने के लिए आप चाहो तो विबग्योर की भी मदद ले सकते हो। विबग्योर में आप जानते हैं, विबग्योर में हमारे पास वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और रेड। मान लो मैं वॉयलेट कलर को नंबर दे देता हूं नंबर 1, इंडिगो को नंबर दे दिया नंबर 2, ब्लू को नंबर दिया 3, ग्रीन को नंबर दिया 4, येलो को नंबर दिया 5, ऑरेंज 6 और रेड है हमारे पास यहां पर 7। तो अगर मैं नंबर के हिसाब से याद करना चाहूं, क्योंकि नंबर को याद करना थोड़ा रिलेटिवली आसान होगा, तो लिथियम के लिए नंबर कौन सा आया, रेड कलर आया तो 7। सोडियम के लिए अगर नंबर देखें तो येलो कलर है, येलो कलर के लिए नंबर है 5। पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम के लिए कलर हमारे पास आया था वॉयलेट कलर, तो इसके लिए नंबर है 1। रूबीडियम की अगर बात करें तो रूबीडियम के लिए भी कलर क्या है, वॉयलेट, लेकिन ध्यान रखना यहां पर रेडिश वॉयलेट है तो स्टार लगा देता हूं। सीजियम की अगर बात करें तो सीजियम के लिए ब्लू कलर है, ब्लू कलर के लिए नंबर 3। तो यहां पर नंबर के टर्म्स में अगर याद करें तो 7 5 1 1 स्टार 3 ये नंबर है एल्कली मेटल के फ्लेम कलरेशन। तो आज हमने क्या किया, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज से सवाल आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में, लेकिन अगर सवाल आए तो हमें इसका भी जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पोर्शन भी कंप्लीट कराया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर कोई सजेशन है तो आप वो मुझे कमेंट्स में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ के बता सकते हैं, और कोई और टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो उसके बारे में भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।